हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आई होप यू आर सेफ इन दिस पैंडेमिक सिचुएशंस। आज से हम आपका 2000 क्वेश्चंस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें हमारे जो क्वेश्चंस रहेंगे वो आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड रहेंगे। यानी ये काफी एनालिसिस के बाद ये कंक्लूड किया गया है कि आपका किस लेवल के क्वेश्चंस आपके आते हैं एग्जाम में और किस लेवल के आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द इन क्वेश्चंस के माध्यम से आपका एक तरह से क्विक रिवीजन होगा और हम जनरली क्वेश्चंस भी नहीं करेंगे, क्वेश्चन के साथ टॉपिक होंगे आपके एक तरह से। यानी एक क्वेश्चन आपका आ रहा है तो उस क्वेश्चन के रिगार्डिंग और जो टॉपिक है उससे भी क्वेश्चन जो आएगा उसके बारे में हम ये कवर कर सकते हैं। आपका जो एयरफोर्स ग्रुप एक्स का जो एग्जामिनेशन है उसके पॉइंट ऑफ व्यू को ध्यान में रखते हुए हम ये सीरीज लेकर आ रहे हैं। इसमें आप कुछ पीवाईक्यू क्वेश्चंस कर रहे होंगे जो आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है। आपका फिजिक्स का एक पार्ट रहता है आपका एयरफोर्स एग्जामिनेशंस में, वो काफी क्रूशियल रहता है क्योंकि 25 मार्क्स का आपका काफी वेटेज होता है आउट ऑफ 70 मार्क्स। और ये क्वेश्चंस करने के बाद डेफिनेटली मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूं कि ये आप 23 क्वेश्चंस आप राइट कर पाएंगे इन 2000 क्वेश्चंस की सीरीज को करने के बाद। लेट्स स्टार्ट इट। चार ऑप्शन ये है। एस्केप वेलोसिटी होता क्या है? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को प्लेनेट या अर्थ से इनिशियली क्या वेलोसिटी से फेंका जाए, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू कह सकते हैं, ठीक है, या वी, यहां पे वी ई बोल देते हैं एस्केप वेलोसिटी के सेंस में। किस वेलोसिटी से फेंका जाए कि वो इस अर्थ के चारों ओर या प्लेनेट के चारों ओर जो ग्रेविटेशनल फील्ड है उस फील्ड से बाहर चला जाए। यानी यहां से ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, यहां पे चला जाए, वापसी नहीं आएगा फिर ग्रेविटेशनल फील्ड में ये, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला हमारे पास रहता है एस्केप वेलोसिटी का v इज इक्वल टू रूट 2 कैपिटल G कैपिटल M डिवाइड बाय R। यहां पे कैपिटल G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, M मास ऑफ अर्थ है, R डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ है, ठीक है। तो हमारे पास रेडियस पे भी डिपेंड करेगा ऑब्वियसली, अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस मेजर किया जाता है तो ये रेडियस r हम डिनोट करते हैं, जनरली ये r ही रहता है। अब पहला ऑप्शन है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है कि नहीं करता। अभी सबसे पहले आपको बताएगा कि v वेलोसिटी आपका एस्केप वेलोसिटी डिपेंड करता है, ठीक है, किस पे? आपका g पे, ठीक है। ये और किस पे डिपेंड करता है? अभी हमारे पास g पे डिपेंड कर रहा है, m पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है, मास ऑफ अर्थ पे कर रहा है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका ये रहेगा किसके? आपका डिस्टेंस के, ठीक है। तो डिस्टेंस के भी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल ये है, ठीक है, रूट में आएगा ये वैल्यू, ठीक है, ये भी रूट में आएगी, ठीक है। तो इन पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। मैं पैरामीटर्स लिख रहा हूँ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनली लिखा है कि इन पे डिपेंडेंट के मैंने लिखा है, ठीक है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे कैसे करेगा फिर? ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ये g की वैल्यू होती है, g की वैल्यू हमारे पास 6.6 आपका 6.67 10 की पावर -11 जो वैल्यू रहती है ये स्मॉल g को यूज करते हुए हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ये डिपेंड किन किन बातों पे नहीं करता, ये स्मॉल m कहीं नहीं है इस फॉर्मूले में, ठीक है। तो स्मॉल m क्या होता है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट पे डिपेंड नहीं करती है। एक चीज ये आपका एक क्वेश्चन से ये आप ये भी आ सकता है नेक्स्ट एग्जाम में, क्या पता कि ये किस पे डिपेंड नहीं करता, जैसे कि आपका मास ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्शन में ही ना हो, ठीक है। तो ये डिपेंड किस पे नहीं करता? एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे भी डिपेंड नहीं करता, ठीक है। यानी प्रोजेक्शंस का जो एंगल है, किस एंगल से फेंका गया है, ठीक है। आप इसको अर्थ से ऐसे फेंकिए, ठीक है, आप इसको अर्थ से परपेंडिकुलर फेंकिए, ठीक है, कैसे भी इसको थ्रो कीजिए आप, ठीक है। तो एंगल ऑफ प्रोजेक्शंस पे भी आपका ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा बी, ठीक है। मास ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, रेडियस ऑफ अर्थ पे डिपेंड करेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करेगा। तो इस तरह से बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which of the following electromagnetic wave has maximum frequency? First option है radio wave, second X-ray, third one gamma ray and fourth one is a visible ray. तो एक आपने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में एक टेबल पढ़ा था, ठीक है। तो टेबल में जनरली सबसे पहले पढ़ते हैं कि नीचे नीचे रेडियो वेव होता है, ठीक है। रेडियो के बाद माइक्रोवेव होता है, माइक्रोवेव के बाद हमारे पास इंफ्रारेड, विजिबल, ठीक है, और हमारे पास अल्ट्रावायलेट और सेकंड लास्ट एक्सरे, एक्सरे, ठीक है, एक्सरे, और लास्ट वन हमारे पास गामा रे, ठीक है। ऐसे हम टेबल स्टडी करते हैं। तो इनमें कैसे रिलेशन रहता है और क्या इनमें है? तो सबसे पहले क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है, तो मैं आपको बताता हूं।
यहाँ पे रेडियो वेव की बात करें, रेडियो वेव्स, ये वेव है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वेव आपका इस तरह से चलेगी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, यहाँ पे सिंगल ही बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये इसकी लंबाई होती है वेव लेंथ, इसको बोलते हैं वेव लेंथ, एक वन ऑसिलेशन की जो लेंथ है हमारे पास, ये वेव लेंथ हमारे पास, ठीक है। तो ये वेव लेंथ है, इसकी लंबाई सबसे जो अधिक कहां पे होती है, सबसे अधिक होती है रेडियो वेव में, ठीक है। तो मैं वेव लेंथ को लिख देता हूं लैम्डा, तो लैम्डा मैक्सिमम है यहां पे, और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू मिनिमम है, ठीक है। तो नीचे से ऊपर जाएंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे टेबल में, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास लैम्डा डिक्रीज होगा और फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगा। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी गामा रे की आएगी, ऑप्शन में अगर गामा रे नहीं है तो फिर आप एक्स रे कीजिए, ठीक है। और जैसे ही बॉटम आपका टॉप से डाउन में आएंगे, तो टॉप से डाउन में आएंगे तो हमारे पास जो टॉप में गामा रे है, गामा रे की वेव लेंथ सबसे कम होती है, मिनिमम होती है भाई। क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं कि आपका मिनिमम वेवलेंथ किसकी है, फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास ये मैक्सिमम रहती है, ठीक है। ऊपर से नीचे आएंगे तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी वो हमारे पास डिक्रीज होती जाएगी और वेव लेंथ हमारे पास क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। तो इस पे आपका क्वेश्चन आता ही है, अप्रोक्सीमेट हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन आ ही जाता है। तो ये एक टेबल से, ये आपका बोर्ड एग्जाम में भी आता है और यहाँ पे भी आता है, ठीक है। तो इसमें सबकी फ्रीक्वेंसी आपको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, सबसे अधिक किसकी है, सबसे कम किसकी है, ठीक है। ये आपको एक ऑर्डर याद कर लेना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, लीनियर मोमेंटम ऑफ पार्टिकल P इज इक्वल टू हमारे पास सी टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस ए, फाइंड फोर्स, ठीक है। चार ऑप्शन देख लेते हैं हमारे पास देखिए हमें क्या करना है, फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है, फोर्स को फाइंड आउट करना है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता था, F इज इक्वल टू एम ए। अब इस फॉर्मूला, इस इक्वेशंस में हमारे पास क्या गिवन है, P गिवन है, P हमें गिवन है, P बराबर हमारे पास, इसको मैं, ये कंप्यूटराइज है तो प्रॉपर्ली ये एब्रिवेट नहीं कर रहा, तो इसको ध्यान से लिख देते हैं, सी टी स्क्वायर प्लस बी टी ए, ये है P की वैल्यू भी, ध्यान से, ठीक है। यानी मोमेंटम दिया हुआ है, मोमेंटम से हमें फोर्स निकालना है, तो आपको ये सोचना है कि मोमेंटम और फोर्स के बीच में कौन सा फॉर्मूला लगता है। F इज इक्वल टू हमारे पास होता है dp डिवाइड बाय dt, ठीक है, यानी रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। ये आपका फोर्स का फॉर्मूला रहता है। तो इसमें पुट करेंगे P की वैल्यू, यानी हमारे पास d c t स्क्वायर प्लस में b t एंड a डिवाइड बाय dt, यानी टी के रेस्पेक्ट में इसको क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे। तो क्या वैल्यू आएगी, पावर है, पावर जो हमारे पास ये आगे आ जाएगी मल्टीप्लाई में, तो 2c और पावर रिड्यूस बाय 1, इसकी पावर कम हो जाएगी, टी की पावर 2 थी अब 1 हो जाएगी, प्लस हमारे पास बी टी, ठीक है। तो हमारे पास बी टी की पावर अब कितनी है, 1 है, तो अब क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो 0 किसी की पावर 0 मतलब मल्टीप्लाई बाय 1, ठीक है। तो आंसर आ गया हमारे पास 2ct प्लस बी, ये आया, ठीक है। F की वैल्यू आई है, ठीक है। फोर्स निकालना है पार्टिकल एट टाइम पीरियड की वैल्यू गिवन है हमारे पास 1 सेकेंड, ठीक है। तो हमारे पास इसमें t की वैल्यू, वेरी इक्वेशन में t की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो फोर्स t इज इक्वल टू 1, ठीक है। तब कितना रहेगा, 2c, t की वैल्यू 1 पुट कर दी, हमारे पास ये 1 पुट करेंगे, 1 आई हमारे पास, प्लस b, तो कितना है हमारे पास 2c प्लस b। देखते हैं ऑप्शन में क्या रहेगा, तो ऑप्शन 2c प्लस a नहीं होगा, b प्लस 2c दे रखा है, ये हमारे पास 2c प्लस b है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन ये रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When cricket ball is thrown vertically upward, जब किसी भी क्रिकेट बॉल को या किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ फेंका जाता है, ये आपका काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, काइनेमेटिक्स से 2 क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स की जो आपका यूनिट है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जो +1 क्लास की आपकी है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जो ऑब्जेक्ट मोशन ऊपर की तरफ कर रहा होता है, और जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, जी हमेशा डाउनवर्ड लगता है, ठीक है। तो इसमें क्रिकेट बॉल थ्रो वर्टिकली अपवर्ड, ऊपर की तरफ फेंका गया है, तो फोर्स ग्रेविटी की वजह से कैसे लगेगा, तो जी की वैल्यू क्या रहेगी, F इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, F इज इक्वल टू एम जी, एम लिख सकते हैं एम ए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास क्या आएगा, एम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ए की जगह जी पुट कर देते हैं, F फोर्स, फोर्स ये देखिए ऊपर की तरफ ये जा रही है, फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ ग्रेविटी के कारण, ठीक है, यानी W लिख सकते हैं यहाँ पे,
तो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस आपका mg। सीधा सीधा सिंपल सा कंसेप्ट। अगर ये आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो इतना आपको देखना है कि जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जाए, मोशन की तीनों इक्वेशन में भी ये यूज करते हैं, जब ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ जा रहा होता है तो g को कंसीडर करते हैं नेगेटिव, ठीक है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जाए। जब ऑब्जेक्ट नीचे आए तो g की वैल्यू पॉजिटिव, जो मोशन की इक्वेशन है उनमें भी ये वैल्यू पुट करते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, इट इज अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन ऑफ बॉल, ठीक है, बिल्कुल फर्स्ट आंसर रहेगा, ठीक है, यानी जो बॉल जा रही है उसके अपोजिट डायरेक्शन पे रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टू चार्ज, सिंपल क्वेश्चन गिवन है भाई। टू चार्ज, हमारे पास एक चार्ज है 4 माइक्रोकूलम का, तो मैं लिख देता हूं Q1 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम। माइक्रो में दिया हुआ है तो कूलम में हम यूज करेंगे। दूसरा चार्ज हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 कूलम, ये गिवन हमारे पास। दोनों के बीच की जो दूरी है, डिस्टेंस, यानी r जो है वो हमारे पास 3.2 सेंटीमीटर है। मीटर में बदलेंगे तो हमारे पास पॉइंट को हटाया, बटे आपका 10 कर दिया, सेंटीमीटर को मीटर में करते हैं तो हमारे पास बटे 100 कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आएगा 32 10 की पावर -3, ठीक है। ये 3.2 नहीं लिखा मैंने, ये कैलकुलेशन इजी के लिए आप कैसे भी कर सकते हैं, ये मीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो एक्चुअली हमारे पास क्या था, ये A पॉइंट था, ये हमारे पास B पॉइंट था, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q1, यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है Q2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो 3.2 सेंटीमीटर था, ठीक है। फॉर्मूला क्या लगेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक से क्वेश्चन है, दो चार्जेस के बीच में कितना फोर्स लगेगा। कॉलम ने अपना एक फॉर्मूला बताया था कि दो चार्जेस है उनके बीच में कितना फोर्स लगेगा, तो मैग्नीट्यूड की बात हो रही, डायरेक्शन तो निकालना नहीं। F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। तो K की वैल्यू रहती है हमारे पास, जो कॉलम कांस्टेंट है उसकी वैल्यू, K की वैल्यू रहेगी 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 9। Q1 की वैल्यू हमारे पास 4 10 की पावर -6 मल्टीप्लाई Q2 की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6, ये वैल्यू गिवन है। R का स्क्वायर, R हमारे पास कितना है 32 है, इसका स्क्वायर करना है तो 32 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। और हमें क्या करना है -3 का स्क्वायर करेंगे, 10 की पावर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हमें ये रिजोल्व करना है। इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन काफी इजी रहेगा, ठीक है। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जैसे कि इसमें देखते हैं इसमें क्या वैल्यू आती है, तो इसको जैसे कि ये आपका 8 है, 8 को कैंसिल किया 32 से, हमारे पास कितना आया 4 आ गया, 4 इससे कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया हमारे पास 9, यानी 9, ठीक है। 10 की पावर -6 यहाँ पे है, 10 की पावर -6 यहाँ पे कैंसिल हो गया, ऊपर बच गया 10 की पावर आपका जो है प्लस का 9 माइनस का 6, तो आपका ये रहेगा 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर आपका 3 बच गया ऊपर, ठीक है। नीचे कितना बच गया 32 बच गया। इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा आपका 218.25 न्यूटन, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके ये आ सकते हैं एग्जाम में। और किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं कि जैसे कि ये चार्ज था Q1 और दूसरा चार्ज है ये Q2, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हाफ कर दिया जाए, डिस्टेंस क्या कर दिया जाए हाफ कर दिया जाए या डबल कर दिया जाए, ठीक है। तो हाफ डिस्टेंस हाफ करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, फोर्स आपका 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस को डबल करेंगे, आपका जो फोर्स है वो आपका क्या हो जाएगा हाफ हो जाएगा पहले की तुलना में। चार्जेस को डबल करेंगे, ठीक है, एक चार्ज को डबल करेंगे तो फोर्स चार्ज आपका डबल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास ये है फॉर ए रिवर्स बायस, पीएन जंक्शन है, रिवर्स बायसिंग में है, इसके रिगार्डिंग कुछ पूछा हुआ है, देखते हैं क्या पूछा हुआ है। पहला पी रीजन इज पॉजिटिव चार्ज, पी रीजन इज पॉजिटिव चार्ज मतलब किससे जुड़ा है, तो रिवर्स बायसिंग में बता देता हूं मैं। फॉरवर्ड बायसिंग का रिवर्स बायसिंग का अरेंजमेंट्स आपको पता होना चाहिए, सिंपल कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। तो ये पी टाइप होता है, ये एन टाइप होता है। फॉरवर्ड बायसिंग में पी से पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, यहां पे बात हो रही है रिवर्स बायसिंग की। रिवर्स बायसिंग में पी नेगेटिव से कनेक्ट होगा और एन पॉजिटिव से कनेक्ट होगा। बैटरी का टर्मिनल ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इससे कनेक्ट होगा। तो पी पॉजिटिव से तो पहले दोनों ऑप्शन पहले ही गलत हो गए, ठीक है। पी नेगेटिव से कनेक्ट होगा, पी नेगेटिव से कनेक्ट होगा और जिसमें जो करंट फ्लो होगा वो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो होगा, इलेक्ट्रॉन और होल की वजह से, दोनों की स्थिति में। तो मैं आपको बताता हूं फॉरवर्ड बायसिंग में, फॉरवर्ड दोनों बता देते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में हमारे पास जो करंट फ्लो होता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, मेजॉरिटी चार्ज
कैरियर, ठीक है, यानी हमारे पास होल की वजह से रहेगा, ठीक है। पी किससे कनेक्ट है, पी हमारे पास पी किससे कनेक्ट होगा, पी में हमारे पास होल होंगे, पी में मेजोरिटी क्या होते हैं, होल होते हैं फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है। और पी में हमारे पास माइनॉरिटी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। रिवर्स बायसिंग में, ठीक है, रिवर्स बायसिंग की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, माइनॉरिटी चार्जेस की वजह से आपका करंट फ्लो होगा, ठीक है। तो माइनॉरिटी चार्ज, पी के माइनॉरिटी क्या हो हमारे पास, पी के माइनॉरिटी होते हैं इलेक्ट्रॉन, और आपके जो एन टाइप के माइनॉरिटी होते हैं वो प्रोटॉन, यानी हमारे पास होल कह सकते हैं, ठीक है, प्रोटॉन नहीं कह सकते, होल कहेंगे यहाँ पर प्रॉपर्ली, ठीक है। तो हमारे पास ये बैटरी का टर्मिनल कौन सा, नेगेटिव है, इसके नेगेटिव को क्या करेगा, ये धकेलेगा वापसी, इस तरफ जाएगा, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ चले गए, ठीक है। और इसमें हमारे पास क्या है, एन में हमारे पास होल है, होल क्या आ जाएंगे, होल इस तरफ जाएंगे, तो होल आपके ये इस तरफ जाएंगे, ये इस तरफ जाएंगे, ये बैरियर बढ़ जाएगा, आपका पोटेंशियल बैरियर की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जनरली हमारे पास पी रीजन आपका नेगेटिव से कनेक्टेड होगा और करंट आपका किसकी वजह से होगा, माइनॉरिटी चार्ज की वजह से। तो पी का माइनॉरिटी चार्ज कौन हो गया, पी का माइनॉरिटी होल हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया, और हमारे पास एन का माइनॉरिटी हो गया होल, ठीक है। तो इसका फोर्थ आंसर आएगा, ठीक है। माइनॉरिटी और मेजॉरिटी वाला भी आप ये समझ लेना भाई, ठीक है। तो ये इस तरह से हमारे पास क्लियर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ E इज मैग्नेटिक मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ठीक है, इसका ऑप्शन नहीं दिया होगा, ठीक है, मेरे को क्वेश्चन ऐसे मिला था, ठीक है, ऑप्शन नहीं है, ठीक है, फिर भी कैलकुलेट कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है E भाई, E हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है भाई, ठीक है, किसी भी कंडक्टर से, ठीक है, कंडक्टर ये हो गया हमारे पास, ये कंडक्टर मान लीजिए, ठीक है। T रिलैक्सेशन टाइम है, E चार्ज है, और M मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। तो टर्म हमारे पास माइनस ई टाउ डिवाइड बाय एम किसके बराबर होता है भाई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बराबर होता है। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी से आया हुआ है, ठीक है, तो ये आप कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ऑप्शन यही मिलेगा इस स्टेप से, ठीक है। तो ऑप्शन मेरे को नहीं मिले थे इसके, ठीक है, तो कोई बात नहीं, इसको देख लेना भाई, ठीक है। मैं बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इफ वर्क डन इज 0 देन एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, देखिए भाई एंगल पूछा गया है, कंडीशन क्या दे रखी है, W0। तो क्वेश्चन को डिटेल से करते हैं भाई। W0 किन स्थिति में हो सकता है, पहली कंडीशन, फॉर्मूला देख लेते हैं पहले। W इज इक्वल टू हमारे पास एफ डी कोस थीटा, ये फॉर्मूला रहता है। तो मान लीजिए F0 हो देन क्या होगा, W0 होगा भाई। F0 पुट कर दो इसमें तो क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है कि हमारे पास जब डिस्प्लेसमेंट 0, फोर्स चाहे आप कितना भी लगाए, जैसे दीवार पे फोर्स लगा रहे हैं, कितना भी फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, ठीक है, इट मींस क्या होगा, वर्क डन 0 रहेगा। तीसरी कंडीशन क्या है, ये 0 पुट करके लिख लिया, ये 0 पुट करके लिख लिया। कोस थीटा 0 कब होता है, 90 डिग्री पे। तो तीसरी कंडीशन है कि जब थीटा 90 डिग्री हो, तो कि थीटा 90 मतलब कोस 90 कितना होता है, 0 होता है, यानी ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, ठीक है। तो वर्क डन 0 पूछा गया है, ये मैंने चारों केस बता दिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो बिल्कुल सिंपल था ये, ठीक है। एंगल कितना रहेगा, 90 डिग्री रहेगा, ठीक है। ये यानी ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम बात करें कि आपका ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो रहा है इस डायरेक्शन में, फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल है, तब हमारे पास वर्क डन जो हमारे पास क्या रहेगा, वो 0 रहेगा। तो फोर्थ ऑप्शन आएगा। एक स्थिति और है कि वर्क डन नेगेटिव कब होगा, ठीक है। वर्क डन नेगेटिव कब होगा, जब थीटा 180 होगा भाई, ठीक है। वर्क डन W इज इक्वल टू नेगेटिव, ठीक है, जब थीटा 180 है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रख लेना भाई, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये मैंने चारों केसेस बताए हैं, इनमें से आपका क्वेश्चंस आते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट हैपेंड टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इफ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर वायर इज इंक्रीज कीपिंग ऑल पैरामीटर कांस्टेंट, ठीक है। अब पूछा गया है कि हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे क्या इफेक्ट होगा, इस पे क्या प्रभाव होगा भाई, कब, जब हमारे पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ करंट कैरिंग कंडक्टर, ये करंट कैरिंग कंडक्टर भाई, ठीक है, करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, इसका ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या करें, बढ़ा दिया जाए, यानी जब ए बढ़ जाए तो वी डी पे क्या इफेक्ट होगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे, ये क्वेश्चन दिया हुआ है।
तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला तो हमें पता है वी डी इज इक्वल टू माइनस ई ई टाउ डिवाइड बाय एम, ठीक है, ये होता है। इसमें एरिया तो नहीं है इस फॉर्मूले में, एरिया कहाँ है इसमें, एरिया पे इफेक्ट ही नहीं कर रहा, ठीक है, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लीकेबल नहीं है। दूसरा फॉर्मूला देखते हैं हम, और में कोई और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर याद है तो वो है हमारे पास आई और वीडी के बीच में रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वो आपका फॉर्मूला आता है आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ठीक है, वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, वी डी निकालना है, ठीक है। तो वी डी बराबर क्या आ जाएगा, आई डिवाइड बाय एन ई ए आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन गया हमारे पास, ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया, ठीक है, जो जिस फॉर्मूले में एरिया और ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब देखिए ये एरिया जो है वो आपका डोमिनेटर में है, यानी हर में है, इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे, एरिया को क्या किया गया है, इंक्रीज कर दिया गया है। तो एरिया बढ़ेगा तो वीडी का उत्तर क्या आएगा, कम आएगा, ठीक है, वीडी कम होगा, ठीक है। एंड यहाँ पे नंबर डेंसिटी है, नंबर डेंसिटी मतलब उनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी वो कितनी है, अगर वो भी बढ़ाएंगे तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी आपकी, ठीक है, क्योंकि ज्यादा भीड़ हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास पता लग गया आपको, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगी, एरिया बढ़ेगा तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कम होगी, ठीक है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिक्रीज होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, इससे रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चंस आ जाता है, ठीक है, तो ये रैंडम रिपीट किए मैंने। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। What effect will be on capacitance of capacitor when the area of parallel plate is decreased? ऑप्शन देख लेते हैं। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिया हमने, देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इस तरह से रहते हैं, एक प्लेट ये होगी मान लीजिए, दूसरी प्लेट ये होगी, इनका ये एरिया है, इस प्रकार ये एरिया है, ये इन दोनों के बीच की दूरी है डी, ठीक है। क्या कह रहा है कि कैपेसिटेंस के आपका जो है कैपेसिटेंस पे यानी सी पे क्या इफेक्ट होगा, कब, जब आपका एरिया को क्या कर दिया जाए, डिक्रीज कर दिया जाए। तो हमारे पास एरिया और कैपेसिटर के बीच में कुछ क्या चाहिए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का न्यूमेरिकल है, तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए जिसमें हमारे पास क्या हो, एरिया भी हो और कैपेसिटेंस हो, यानी सी इज इक्वल टू हमारे पास एप्सिलॉन नॉट ए डी, ये फॉर्मूला रहता है हमारे पास। तो इसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के, यानी एरिया जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, ठीक है। सी आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डी के, यानी दोनों के बीच की दूरी, यानी दो प्लेट है, अगर उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। यही तो प्रिंसिपल होता है कैपेसिटेंस का कि मिनिमम आपका डिस्टेंस में लार्ज एरिया की प्लेट को हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, इसमें पर्सन हमारे पास ये है कि हम एरिया को क्या किया, डिक्रीज किया, तो ये एरिया डिक्रीज करेंगे तो हमारे पास सी क्या होगा, सी भी डिक्रीज हो जाएगा, तो इट विल डिक्रीज हो जाएगा। दोनों के बीच में डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है, तो डिस्टेंस अगर कम करेंगे तो आपका कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। द स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ रिटार्डिंग मोशन, रिटार्डिंग मोशन मींस डी एक्सेलरेशन कर रहे हैं, डी एक्सेलरेशन, ठीक है। तो वीटी ग्राफ का स्लोप, अभी वीटी ग्राफ का स्लोप आता है, ठीक है, एग्जाम में ये फिर काइनेमेटिक्स से क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, वी एंड टी, ठीक है, ये ग्राफ मिल रहा है। रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब डी एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन का मतलब क्या है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल ज्यादा होती है कुछ ना कुछ, इनिशियल वेलोसिटी कम होती है बिटवीन टाइम, ठीक है, तो ये पॉजिटिव होता है। रिटार्डेशन मतलब हम क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी को लगातार डिक्रीज कर रहे हैं, वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, लगातार डिक्रीज कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे होगी, बाद में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इस पे हमारे पास v इतना है, t हमारे पास इतना है, फिर क्या किया, वेलोसिटी क्या हो रही है, इस पे वेलोसिटी कितनी है, इस पे इतनी है, तो वेलोसिटी क्या हो रही है, ये ग्राफ रहेगा इस तरह से, कर्व्ड में भी रह सकता है, ये यूनिफॉर्म है रिटार्डेशन या नॉन यूनिफॉर्म, इस बात पर डिपेंड करता है। तो ये ग्राफ क्या है, नेगेटिव नीचे की तरफ आ रहा है, तो हमारे पास ग्राफ बनेगा इस तरफ, ठीक है, ये ग्राफ बनेगा, ठीक है, इस तरह से। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो इसका आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। इस तरह के वीटी ग्राफ और भी आ सकते हैं, जैसे यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हो, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट कर रहे हो, ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेट कर रहे हो तो वेलोसिटी लगातार चेंज हो रही है, और एक्सेलरेशन क्या है, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब लगातार वेलोसिटी उसी रेट से चेंज हो रही है, तो वीटी ग्राफ रहेगा लीनियर, किसमें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। तो ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं अभी। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ही पोजीशन टाइम ग्राफ, एक्स
टी ग्राफ जो रहेगा वो पैराबोलिक रहेगा, एकदम ऊपर की तरफ, एक्स मतलब बाद में कम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास ग्राफ था भाई। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 इज इफ द टेम्परेचर ऑफ सोर्स इज इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। ठीक है, कार्नोट इंजन की एफिशिएंसीज के जो हमारे पास जो फॉर्मूले हैं, एफिशिएंसी का एफिशिएंसी होता है हमारे पास आउटपुट, एफिशिएंसी चाहे किसकी भी हो, ठीक है, आउटपुट डिवाइड बाय इनपुट होता है। ठीक है, परसेंटेज में निकालनी तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अब इसमें आउटपुट क्या होगी, इसमें आउटपुट तो वर्क डन होगा। वर्क डन मतलब कौन सा, जितना हमने एक तरह से एनर्जी जो कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो हमारे पास इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, इसका फॉर्मूला रहेगा हमारे पास जितनी हीट सप्लाई हमारे पास हीट जो एक वर्क में कन्वर्ट हुई है। ठीक है, तो वर्क में हीट दी थी 1 Q1 और आउट हो गई Q2 डिवाइड बाय Q1। ये फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का मल्टीप्लाई 100। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हीट तो नहीं दे रखी, यहाँ पे दे दिया हुआ है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर की सेंस में ये Q1 Q2 क्या है समझ में आ गया आपको। Q1 Q2 के हमारे पास ये हीट का सोर्स है, टेम्परेचर 1 होता है, यहाँ से हम कुछ हीट देते हैं Q1 किसको, वर्किंग सब्सटेंस को, वर्किंग सब्सटेंस को। ठीक है, ये हमें कुछ ना कुछ वर्क करके देगा W, और कुछ हीट जो बचेगी वो चली जाएगी सिंक में। तो सिंक का टेम्परेचर होता है T2 और यहाँ से हीट जाएगी इसमें Q2, यहाँ से यहाँ तक Q2। ठीक है, तो टेम्परेचर की सेंस में फॉर्मूला क्या होता है, वो रहता है हमारे पास 1 माइनस T2 बाय T1। ठीक है, T1 क्या है, ये सोर्स का टेम्परेचर है, सोर्स का। ठीक है, तो हमारे पास एफिशिएंसी मल्टीप्लाई 100 कर दो। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, देखिए इस फॉर्मूले में अगर सोर्स की टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, सोर्स क्या T1, इसकी वैल्यू यानी आपका जो हर में जो वैल्यू है, डोमिनेटर में जो वैल्यू उसको बढ़ाएंगे तो उत्तर क्या आएगा, उत्तर हमारे पास कम आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास क्या आएगा, आंसर कम आएगा। इसको आप एज्यूम करके लेके भी चल सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी वैल्यू कम आएगी, तो हमारे पास टेम्परेचर सोर्स का बढ़ेगा, तो इसका आंसर जो है ये वैल्यू T1 की वैल्यू क्या होगी, ये बढ़ जाएगा। ठीक है, T2 क्या होगा, T2 मान लीजिए फिक्स है। ठीक है, तो एग्जांपल के तौर पे कर लेते हैं कि T2 हमारे पास कितना, T2 सिंक का टेम्परेचर कम होगा 50। ठीक है, और ये 2 था, T1 कितना है, T1 हमारे पास 200 था। ठीक है, तो T1 200 है, ऊपर 50 है। ठीक है, यानी आपका 50 डिवाइड बाय 200 आपका रहेगा, 50 डिवाइड बाय 200। ठीक है, तो इसको हम ये सोल्व करना है। तो हमारे पास 50 डिवाइड बाय 200, ये हमारे पास क्या है 1 माइनस 50 डिवाइड बाय 200, यानी हमारे पास कितना आएगा 5/20 आ गया, 5/20 आ गया। अगर टेम्परेचर हमने क्या कर दिया 300 कर दिया, तो 300 कर दिया तो उस केस में देखिए क्या आएगा हमारे पास 1 आपका ये 5/30 आ जाएगा, 5/30। ठीक है, तो इसमें हमारे पास एफिशिएंसी पे क्या होगा, ये वैल्यू क्या रहेगा, बड़ा कौन सा 5/30 ज्यादा है या 5/20 ज्यादा है, 5/20 ज्यादा है, तो वो ज्यादा एक में से माइनस होगा, एक में से ज्यादा माइनस होगा, तो उत्तर क्या बचेगा, कम बचेगा। यहाँ पे 5/30 है, ये क्या है कम वैल्यू है इसकी तुलना में। ठीक है, तो हमारे पास ये कम है, तो एक में से कम माइनस होगा। ठीक है, तो हमारे पास इसमें से एक में से कम माइनस होगा, तो टेम्परेचर हमारे पास एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, तो एफिशिएंसी क्या होगी, बढ़ेगी, तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास है, ये थर्मोडायनामिक्स से क्वेश्चन था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारे पास क्वेश्चंस गिवन है, इज ए प्रोसेस थर्मोडायनामिक प्रोसेस। ये कौन सा थर्मोडायनामिक प्रोसेस है, तो आपका कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन को के लिए है। ठीक है, तो जीरोथ लॉ बता देता हूं, ये थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए है। फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए। ठीक है, ये क्या बताता है कि जितनी हमने हीट दी सिस्टम को, वो क्या करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगी, या तो वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगी, या फिर वो इंटरनल एनर्जी में स्टोर हो जाएगी। ये फर्स्ट लॉ था हमारे पास, तो कंजर्वेशन के बारे में। सेकंड लॉ हमारे पास एफिशिएंसी के रिगार्डिंग है कि कोई मशीन हम 100% एफिशिएंसी की नहीं बना सकते। कैल्विन की स्टेटमेंट है, प्लैंकेट की स्टेटमेंट है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर नहीं होंगे। जैसे एक चिमटा ले लिया, कुछ भी ले लिया हमने, चूल्हे में डाल दिया, ठीक है, तो उसका एक सिरा गर्म होगा, दूसरा सिरा भी धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। तो जिस जगह का तापमान ज्यादा है, उस ज्यादा टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ वो आपका हीट ट्रांसफर होगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो कैल्विन जो सेल्सियस ने कहा था
कि ऐसी कोई इंस्ट्रूमेंट या मशीन नहीं है जो आपका लोअर टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट हो सके। तो ये हीट ट्रांसफर के रिगार्डिंग है भाई, हीट ट्रांसफर के रिगार्डिंग है सेकंड लॉ, ठीक है। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा कंजर्वेशन का, ये हमारे पास फर्स्ट लॉ आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, ए मोटर कार इज मूविंग विद ए यूनिफॉर्म स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड। हमें फाइंड आउट करना है इसका एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं चारों, ठीक है, चारों ऑप्शन देख लेते हैं। तो इसमें क्या गिवन है भाई, ये कार होगी भाई, ठीक है। ये कार की यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड है। इस पे यहाँ पे ड्राइवर ने ब्रेक लगा दिए, ये रोड पे चल रही है भी, ड्राइवर ने लगा दिए ब्रेक, ये आके रुकी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी कितनी होगी, फाइनल 0 होगी। अभी चल रही है ये वेलोसिटी, ये फाइनल वेलोसिटी स्टॉप है, मतलब ये 0 होगी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। तो कितनी दूरी, यहाँ पे ब्रेक लगाए, कितनी दूरी पे आगे रुकी है, 10 मीटर, फिर भी डिस्टेंस कवर कर लिया। ऐसा तो नहीं है कि कोई व्हीकल चल रहा है, अभी ब्रेक लगाया उसी जगह रुक गया, कुछ तो डिस्टेंस कवर करेगा। तो 10 मीटर ये डिस्टेंस कवर कर लिया। तो लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है, u गिवन है 20 मीटर पर सेकंड, और उसके बाद v गिवन है 0 मीटर पर सेकंड, उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर किया 10 मीटर, ठीक है। फाइंड आउट क्या करना है, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है। तो मोशन की ऐसी कौन सी इक्वेशन है जो इनमें चारों वेरिएबल है, तीन इक्वेशन आपको पता है चारों, ठीक है। तो इसमें u v s a भी हो, ठीक है। तो हम थर्ड इक्वेशन का यूज करेंगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, क्या निकालना है, a निकालना है, तो a को एक तरफ रख लेंगे। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर डिवाइड बाय 2s, ये आ जाएगा हमारे पास a। v क्या है, 0 का स्क्वायर, माइनस यहां पे क्या आएगा, यहां पे हमारे पास वैल्यू आएगी इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर, यानी 20 मल्टीप्लाई 20 कर दूंगा मैं, ठीक है। नीचे क्या है 2 इंटू एस, एस कितना 10 है, तो हमारे पास 0 से 0 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, a बराबर क्या आ गया हमारे पास -20 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यूनिट का भी खास कर ध्यान रखें, किसी में मीटर पर सेकंड दे रखा हो, खासकर इसमें मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही दे रखा है, तो माइनस ये आएगा, ठीक है। तो मोशन की तीनों इक्वेशंस पे आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं अभी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट द चार्ज ऑन कैपेसिटर, कैपेसिटर का दोबारा ये रैंडम पिक किया मैंने, काफी इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चंस इन टॉपिक पे आ रहे हैं भाई, ठीक है। क्या क्वेश्चन पूछा हुआ है हमारे पास, व्हाट द चार्ज ऑन कैपेसिटर इंक्रीज, कैपेसिटर पे चार्ज कितना बढ़ जाएगा कीपिंग द कैपेसिटी में सेम, ठीक है। तो हमारे पास कैपेसिटर पर जो चार्ज, व्हेन चार्ज ऑन कैपेसिटर इज इंक्रीज, यानी Q को बढ़ाएंगे तो C पे क्या इफेक्ट होगा, ज्योमेट्री सेम, ज्योमेट्री सेम मतलब एरिया उस प्लेट का सेम रख रहे हैं, डिस्टेंस उन दोनों के बीच में सेम रख रहे हैं। तो C इज इक्वल टू हमारे पास एप्सिलॉन नॉट A D होता है, इसमें तो कहीं पे चार्ज है ही नहीं, ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें Q इज इक्वल टू CV, ठीक है, तो हमारे पास वो स्पेशल केस में होता है, यहाँ पे ज्योमेट्री की बात कर रही है, तो ज्योमेट्री मतलब एरिया और डी इसके डिस्टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज को सेम हमारे पास, जो चार्ज जो बढ़ाएंगे, ठीक है, चार्ज ये बढ़ेगा, ठीक है। तो क्या इफेक्ट होगा, कैपेसिटी उसकी बढ़ेगी घटेगी, नहीं कैपेसिटी उसकी सेम रहेगी भी, ठीक है, चार्ज पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है। कैपेसिटी उसकी बढ़ जाएगी जब उसका एरिया बढ़ाएंगे, कैपेसिटी उसकी कम हो जाएगी जब उसकी दोनों के बीच में डिस्टेंस को आपका जो है कम कर देंगे तो कैपेसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। डिस्टेंस को बढ़ा देंगे तो कैपेसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका आंसर रहेगा थर्ड वन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन इफ फिलामेंट इज हीटेड देन इट एमिट्स, जैसे बल्ब होता है, बल्ब पे एक फिलामेंट होता है, जो आपके एलईडी बल्ब की बात नहीं कर रहा मैं, ये आपका जो बल्ब होते हैं हमारे घरों में हम यूज करते हैं, ठीक है। उसमें अगर उसको हीट किया जाए, ठीक है, उसमें फिलामेंट ही होता है टंगस्टन का, ठीक है। इसी प्रकार कोई भी एक फिलामेंट है, उसको अगर हम हीट करेंगे तो उससे क्या निकलेगा, उससे निकलेगा एनर्जी। ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से क्वेश्चन है भाई, एनर्जी निकलती है H न्यू, ठीक है। ये हमारे पास H प्लैंक कांस्टेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये एनर्जी निकलती है, तो ये फोटोन की एनर्जी है, ना कि प्रोटॉन, तो फोटोन की फॉर्म में होती है, तो फोटोन इसका आंसर रहेगा भाई। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, इन विच थर्मोडायनेमिक प्रोसेस हीट इज कांस्टेंट, हीट कांस्टेंट किस में रहती है, हीट कांस्टेंट आइसोटोरिक में हमारे पास V कांस्टेंट रहता है, यानी वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम चेंज नहीं होता, ठीक है।
और थर्मोडायनेमिक प्रोसेस के अंदर। आइसोबैरिक में प्रेशर हमारे पास कांस्टेंट रहता है, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, और एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, इसमें एडियाबैटिक वॉल का भी यूज करते हैं ताकि सिस्टम और सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर ना हो, तो हीट कांस्टेंट रहती है। ठीक है, और इसमें आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, तो इसके अंदर हीट कांस्टेंट का पूछा हुआ है, तो डी आंसर रहेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फॉर ए फोटोसेंसिटिव सरफेस the work function is 3.3 10 की पावर -19 जूल, फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ऑप्शन आपके ये गिवन है। ऑप्शन ये जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, 10 लिखा हो ना तो आप थोड़ा समझ लेना। ठीक है, ये कंप्यूटराइज ये टाइप किया होगा, तो 10 ये 1014 नहीं है आपका, ये 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। ठीक है, ये 10 की पावर 14 हर्ट्ज है। ठीक है, तो इस तरह से ये लिखा हुआ, तो इसको अच्छे से एब्रीवेट करें। ठीक है, तो हमारे पास क्या फोटोसेंसिटिव सरफेस, वर्क फंक्शन क्या होता है कि मेटल के सरफेस पे कम से कम कितनी एनर्जी डाली जाए कि उससे इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू हो जाए। ठीक है, तो यहां पे ये एनर्जी हमने फॉल की। ठीक है, और ये इस एनर्जी से जस्ट अब इलेक्ट्रॉन निकला है। ठीक है, तो कम से कम वो एनर्जी कितनी फॉल करे कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जस्ट नॉक आउट द सरफेस ऑफ मेटल। ठीक है, तो इसका हमारे पास वर्क फंक्शन का फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है भाई, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी न्यू। ठीक है, तो हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ये हमें ज्ञात करनी है, तो फाई की वैल्यू गिवन हमारे पास, फाई की वैल्यू गिवन है कितनी 3.3 10 की पावर -19 जूल। ठीक है, और एच की वैल्यू आपको पता होती है 6.6 10 की पावर -34। तो इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ज्ञात करनी है हमें, तो वर्क फंक्शन डिवाइड बाय एच आ जाएगा। ठीक है, तो वर्क ये हमारे पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है, वर्क फंक्शन हमारे पास 3.3 10 की पावर -19 और एच की वैल्यू 6.6 10 की पावर -34। ये कट जाएगा 3.3 1/6, ये तो कितना आएगा, ये 1/2 पे कट गया। ठीक है, तो क्या आएगी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये आएगी हमारे पास 1/2। 10 की पावर -19 ऊपर है, -34 नीचे, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा 34, तो 10 की पावर आपका 15। ठीक है, हर्ट्ज में आएगा, तो ऐसा तो कोई ऑप्शन नहीं है। 1/2 यानी 0.5 10 की पावर 15, 0.5 10 की पावर 14 है। ठीक है, तो सभी में 10 की पावर 14 है, तो हम इसमें किस में लेके आएंगे 10 की पावर 1/2 क्या लेता हूं, आधा, यानी 0.5 10 की पावर 15। क्या करूंगा मैं, 10 की पावर 14 रखनी है क्योंकि ऑप्शन में 14 दे रखा है सभी में, तो 5 आ जाएगा। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 14 हर्ट्ज, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी रहने वाली है भाई। ठीक है, तो इसका ऑप्शन रहेगा करेक्ट ऑप्शन आपका फर्स्ट वन। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ऑप्टिक्स से, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस इज 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देख लिए भाई, इसमें जो फोकल लेंथ गिवन है कितनी, फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर, ये गिवन है भाई। ठीक है, 50 सेंटीमीटर है, मीटर में यूज करते हैं, पावर का फॉर्मूला हमारे पास 1/f होता है, तो फोकल लेंथ ये मीटर में होती है भाई। ठीक है, तो मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मीटर आ जाएगा, 50 सेंटीमीटर मतलब आधा मीटर है। ठीक है, पावर का फॉर्मूला हमारे पास 1/f। ठीक है, 1/f की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा 2 डायप्टर। लेंस कौन सा है, कन्वेक्स है, तो कन्वेक्स है तो सीधा प्लस लगा दो यहाँ पे। ठीक है, तो +2 डायप्टर। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका रहेगा भाई। ठीक है, इसमें आपका इस तरह से क्वेश्चन भी आ सकते हैं, पावर, जैसे कि दो लेंस को आपस में अटैच कर दिया। ठीक है, दो लेंस को आपस में अटैच कर दिया। ठीक है, तो उनकी टोटल पावर कितनी होगी, टोटल पावर क्या रहेगा हमारे पास, सम हो जाएगा पावर ऑफ फर्स्ट लेंस, पावर ऑफ सेकंड लेंस। ठीक है, इसी प्रकार दो लेंस की फोकल लेंथ दे दी, दोनों को अटैच कर दिया, तो फोकल लेंथ, नेट फोकल लेंथ रहेगी 1/f1 + 1/f2। ठीक है, ऐसे दोनों फोकल लेंथ, ये आपका रेसिप्रोकल सम हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा इजी क्वेश्चन है, ऐसे आपका फिजिकल क्वांटिटी पे एक क्वेश्चन एक आता ही आता है आपका। ठीक है, तो फिजिकल क्वांटिटी या डायमेंशन फॉर्मूला पे एक क्वेश्चन आता है। तो फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड इन वाट्स, सबको पता है, पावर की यूनिट होती है आपका वाट। ठीक है, तो पावर की यूनिट आपका, पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है W/T। ठीक है,
और यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, जूल पर सेकंड बन जाएगी। तो जूल पर सेकंड भी आपकी पावर की यूनिट होती है, ध्यान रख लेना, और वाट भी होती है, ठीक है। एक यूनिट और होती है हॉर्स पावर, ठीक है। एक हॉर्स पावर बराबर 746 वोट कर देते हैं, तो एक हमारे पास हॉर्स पावर बन जाता है, ठीक है। तो ये पावर की दूसरी यूनिट है। डायमेंशन फॉर्मूला आप इसी से निकालोगे, जब W/T का आपको पता होगा, फॉर्मूला पता होगा, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी यानी कोई भी एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो एनी टाइप एंड वर्क, ठीक है। वर्क एंड एनर्जी की जो यूनिट है वो क्या रहती है, जूल रहती है, जूल, ठीक है। सीजीएस में कैलोरी भी मेजर कर लेते हैं। मोमेंटम की, वैसे ही क्वेश्चन हो गया, पावर इसका आंसर आएगा। मोमेंटम की आपका जो यूनिट क्या है, किसमें मेजर किया जाएगा मोमेंटम, मोमेंटम हमारे पास P = mv होता है। तो हमारे पास m को मेजर किया kg में, v को मेजर किया वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास मोमेंटम की होगा। इंपल्स, इंपल्स भी बता देता हूं भाई, आ सकता है क्वेश्चंस। इंपल्स हमारे पास आई से इंडिकेट करते हैं, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फोर्स का न्यूटन आएगा, न्यूटन सेकंड इंपल्स की यूनिट हो जाएगी, ठीक है। तो ये था हमारे पास 20 क्वेश्चंस, आज हमने ये क्वेश्चंस किए हैं। कुछ को थोड़ा सा फास्टली अगर लग रहा है तो इसको पॉज करके देख सकते हैं, बट हमें टॉपिक जरूर कवर करना है, ठीक है। और पेन और नोटबुक के साथ आप ये करें ताकि टॉपिक कवर करें, ना कि क्वेश्चंस, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम क्वेश्चंस के माध्यम से टॉपिक को कवर कर रहे हैं, ठीक है। और आपका ये 2000 क्वेश्चंस की जो सीरीज है, 2000 की क्वेश्चंस की सीरीज को अटेम्प्ट करने के बाद डेफिनेटली आपके 23 मार्क्स कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम टाइम पे जो पजलिंग का इश्यू रहता है वो फिजिक्स की वजह से ही रहता है, ठीक है। तो वो उसका मेन रीजन है लैक ऑफ प्रैक्टिस ऑफ योर PYQ क्वेश्चंस। अगर आप प्रैक्टिस ज्यादा अच्छे से करते हो, ठीक है, तो आपको कोई इश्यू नहीं होने वाला। थैंक यू फॉर वॉचिंग।